हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अफेयर्स में। दोस्तों आज हमारा 90 डेज़ इंग्लिश लर्निंग का थर्ड डे है और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के अंग। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम कोई वाक्य की रचना करते हैं तो हम किसी वस्तु या व्यक्ति का उल्लेख करते हैं, फिर उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ बोलते हैं। तो इसी के बेस पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है राधा डांसेस, आशु प्लेज क्रिकेट, दे रीड अ बुक। तो दोस्तों अगर हम अब बात करें कि पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं तो हम इन्हें टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, जैसे कि द डूअर ऑफ द वर्क इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि जिस वस्तु या व्यक्ति का उल्लेख करते हैं और उसके बारे में कुछ कहते हैं तो जिसका उल्लेख कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि ऊपर के एग्जांपल में राधा डांसेस, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा राधा, और सेकंड का आशु प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट, तो हो जाएगा आशु, और हु रीड अ बुक, सो ये हो जाएगा दे रीड अ बुक। टू डिटरमाइन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम किसी भी वाक्य में हु और हिंदी में कौन क्वेश्चन करते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। आपको इन एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। सेकंड मैंने बताया कि प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो अब हम प्रेडिकेट देखने वाले, तो मतलब प्रेडिकेट द थिंग्स दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी कि कर्ता या वस्तु के बारे में जो कुछ कहा जाए, जितना भी कहा जाए, जो कुछ हो वो सारा हम प्रेडिकेट में कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि ऊपर का एग्जाम्पल है डांसेस, तो प्रेडिकेट में हो जाएगा डांसेस। प्लेज क्रिकेट, और रीड अ बुक, ये हो जाएगा। तो प्रेडिकेट ये होता है। चलिए दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया कि प्रेडिकेट ये होता है और सब्जेक्ट कुछ ऐसा होता है। अब हम पहले तो जानेंगे कि सब्जेक्ट, क्या हम सब्जेक्ट में भी कुछ पार्ट होते हैं या सब्जेक्ट अकेला होता है। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। ऑल राइट, तो सब्जेक्ट हमारा वन वर्ड भी हो सकता है, वन वर्ड से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि वह और मैं दोनों स्कूल जा रहे हैं, ही एंड आई बोथ आर गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। तो हम थोड़ा सा डीप में एनालाइज करने वाले हैं, इसलिए हम इसको भी थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो हमने फर्स्ट हेडिंग डाल ली है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, और इसमें लिखने वाले हैं सब्जेक्ट कैन बी a single word or more than one word। ठीक है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। इफ सेंटेंस हैज more than one word, we can divide
it into two parts। सब्जेक्ट के भी टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्वालिफायर, सेकंड मेन वर्ड। क्वालिफायर के भी फर्दर पार्ट होते हैं, एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, आपको कभी जीवन में दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले होते हैं आर्टिकल्स, फिर होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, और इस चीज़ को मैंने रफ कर दिया क्योंकि ये यहाँ पर जगह कम पड़ रही है। प्रोनाउंस, फिर होते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। और मेन वर्ड में इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, मेन वर्ड। इसमें क्या होगा, नाउन प्रोनाउन हो जाएगा। अब सर इतना तो हो गया, बट हमें तो आर्टिकल्स भी नहीं पता, पोजेसिव प्रोनाउन भी नहीं पता, एडजेक्टिव भी नहीं पता। हम तो इंग्लिश सीखने आए हैं और आपने इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिख दिए, पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि क्या होते हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो जस्ट अभी इसी में हम इस चीज़ को लिखेंगे। तो पहले सब्जेक्ट के लिए एक फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट में कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट को। तो सबसे पहला होता है डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, इस चीज़ को भी मैं इरेज करूँगा। अब आगे मैं आपको पहले तो ये आर्टिकल्स, पोजेसिव प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, और इसी में एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, कॉमा कर देता हूँ, डिटरमिनर्स। इतने होते हैं। अभी मैं पहले आपको आर्टिकल, पोजेसिव प्रोनाउंस ये सब बताऊंगा, देन उसके बाद इस वाले फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें रख रख के तो बताऊंगा। क्योंकि अगर मैंने ऐसे ही सेंटेंस फॉर्म कर दिया तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा डिटरमिनर है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। पहले हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं आर्टिकल्स में, पोजेसिव प्रोनाउंस में, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर लिख दूँगा और फिर उसके बाद इसी फॉर्मूले बेस पे, इसको भूलना नहीं है, इसी के बेस पे हम सब्जेक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और फिर हमारा ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, हमने एक एग्जांपल लिखा है, एन ओल्ड मैन लिविंग इन आवर स्ट्रीट डाइड। अब आपको इसमें सब्जेक्ट फाइंड करना है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही बोलेंगे कि एन ओल्ड मैन हो जाएगा, बट एन ओल्ड मैन लिविंग इन आवर स्ट्रीट, ये कंप्लीट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और दिस वन विल बी प्रीडिकेट। ठीक है, इतना होता है। अब तो हमने देखा कि इसमें सिर्फ एन ओल्ड मैन तक ही नहीं है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। क्वांटिफायर था और मेन वर्ड था, तो मैंने बोला था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव वगैरह मैं अभी जस्ट लिख देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आर्टिकल्स, ए एंड द, possessive pronouns,
आर्टिकल्स तो आपको पता है, पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जिसमें रिलेशनशिप डिनोट किया जाता है। पजेसिव प्रोनाउंस आर दोज हु डिपेक्ट्स रिलेशनशिप बिटवीन एनीथिंग। ऑलराइट, माई, माइन, आर, योर्स, हिज, हर, दियर, दियर्स एट्सेट्रा, ये लिख सकते हैं। फिर डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स दीज शोज द लिमिट एंड नंबर। ठीक, ये क्या दिखाते हैं डिटर्मिनर्स? लिमिट और नंबर, सीमा और संख्या दिखाते हैं। डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स में हम देखेंगे मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है। मॉडर्न इंग्लिश, इन मॉडर्न इंग्लिश डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, आर्टिकल्स, इन सब को मिला के एक ही में कर दिया गया है और सबको बोला जाता है कि डिटर्मिनर्स। तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, डिटर्मिनर्स इक्वल्स टू हो जाएगा इसमें आर्टिकल्स भी होते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस को भी इन्हीं में अब ऐड कर दिया गया है। प्लस एडजेक्टिव, प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। इन सब को मिला के हम बोल देते हैं कि डिटर्मिनर होता है। यानी कि एक डिटर्मिनर होगा, डिटर्मिनर के अंदर आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, पॉजेसिव प्रोनाउन हो सकता है, और उसके अलावा एक चीज़ होती है जो मेन वर्ड नाउन या प्रोनाउन हो सकती है। तो अभी मैंने ये वर्ड तो लिख दिए हैं, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज नहीं लिखा है। इसको जस्ट अभी लिख कुछ एग्जांपल दूंगा तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा और उसी के साथ साथ हम क्लियर कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, और सब्जेक्ट को एकदम क्लियर कर देते हैं। ओके, तो हमें ये फॉर्मूला तो याद ही है, डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन फिर एडजेक्टिव फ्रेज, ये होता है। यानी कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में होगा तो इसी फॉर्म में होगा। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, एन ओल्ड मैन लिविंग इन आर स्ट्रीट डाइड। ठीक है, तो इसमें ये तो पता है कि आर्टिकल होता है। ओल्ड ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। मैन सब्जेक्ट है, लिविंग इन आर स्ट्रीट ये एडजेक्टिव फ्रेज है। माई ये क्या है, अभी मैंने जस्ट बताया था डिटर्मिनर्स में क्या होता है कि पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं और आर्टिकल्स होते हैं। तो ये क्या होगा, ये डिटर्मिनर हो जाएगा। यंगर क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्रदर नाउन प्रोनाउन हो जाएगा। इन लखनऊ ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। लिटिल क्या है, एडजेक्टिव है। बॉय सब्जेक्ट है यानी कि नाउन प्रोनाउन है। स्टैंडिंग इन कॉर्नर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इज सिंगिंग। ओके, तो ये चीज़ अब ये क्या है, ये टोटल प्रेडिकेट है और ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ये क्या है, नाउन प्रोनाउन है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, आर्टिकल है। ये क्या है, पॉजेसिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, नाउन है। और ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है।
सेम ऐसे हो जाएगा। तो हम एडजेक्टिव के लिए तो हमने समझ लिया कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ सी बात बोल देते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? दिस shows the special condition of the main word। हिंदी में एडजेक्टिव फ्रेज वह होता है जो मेन वर्ड या नाउन प्रोनाउन के बारे में कोई विशेष स्थिति दर्शाता है। जैसे कि इसमें लिखा लिटिल बॉय स्टैंडिंग इन कॉर्नर, तो कौन सा एक छोटा सा लड़का जो है, ये स्पेशल एक इसकी स्थिति है कि एक कॉर्नर पे खड़ा है, वो गाना भी गा रहा है। तो इस तरह से हो जाता है। तो हमने एडजेक्टिव फ्रेज देख लिया क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव कुछ क्वांटिटी या कोई स्पेशलिटी उसकी बताते हैं, स्पेशल कंडीशन नहीं, सिर्फ स्पेशलिटी बताते हैं। तो एडजेक्टिव भी लिख देते हैं हम, ताकि कन्फ्यूज़न ज़रा सा भी न रहे। अ वर्ड, या फिर चाहे तो लिख सकते हैं इन अ सेंटेंस अ वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट द नाउन या प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि हिंदी में एडजेक्टिव या विशेषण वो होता है जो सब्जेक्ट या संज्ञा या सर्वनाम के बारे में थोड़ा और अधिक बताएं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है लिटिल बॉय, एक लड़का तो है लेकिन लिटिल है तो नहीं, छोटा है। तो इससे क्या हुई, ये थोड़ा सा और उसमें बता रहा है, तो इसलिए इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ तक अभी क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव देख लिया है अभी तक, एडजेक्टिव फ्रेज देख लिया है, आर्टिकल देख लिया, पॉजेसिव प्रोनाउन देख लिया है, ये सब हमने देख लिया है। अब हम बिना एग्जाम्पल के इनको छोड़ेंगे तो आप लोग भूल जाओगे। इसलिए क्या करते हैं हम, एडजेक्टिव फ्रेज इन सब का यूज़ कर करके कुछ सेंटेंसेस लिख देते हैं और पर्टिकुलर एक बार थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन उसके बाद हो जाएगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ऑलराइट, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एडिशनल में। जैसे कि एक होता है जीरंड। जीरंड क्या होता है? जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब वर्ब क्या होता है? क्रिया होती है फर्स्ट फॉर्म, मतलब जैसे कि प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें ING का मतलब है प्लेइंग, लिख दिया जाए प्लेइंग, ये हो जाएगा। तो जीरंड को सब्जेक्ट के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं देखिए ज़रा। जैसे कि डांसिंग इज माई हॉबी। फिर लिखते हैं ईटिंग राइस इज माई फेवरेट। ठीक है। नेक्स्ट, प्लेइंग क्रिकेट इज
गुड फॉर हेल्थ, इस तरह से। तो जीरंड के फॉर्म में यूज़ कर लिया। सब्जेक्ट को बनाने के लिए कभी कभी हम वर्ब में आईएनजी यानी जीरंड के फॉर्म में इस तरह से बना के हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो जाता है। तो अभी हमने उस तरह से कुछ क्वेश्चन करे थे जिसमें हमने देखा था कि पजेसिव और एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव्स कैसे यूज़ हो रहे थे। अभी हमने कुछ सब्जेक्ट में और देख लिया है जीरंड। और फिर आता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे अब ये भी इस तरह से कभी लिखा होगा तब भी ये सब्जेक्ट में ही कंसीडर करेंगे। जैसे कि टू वॉक इज एडवाइसेबल। टू वॉक क्या होगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इज एडवाइसेबल ये प्रेडिकेट हो जाएगा। डांसिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी तरह इसमें हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये प्रेडिकेट हो जाएगा, इस तरह से। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और उसके बाद एक और चीज़ बता देता हूँ, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट के तौर पे कभी कभार यूज़ हो जाता है इट कॉमा देयर। ठीक है, तो क्या होता है अगर इनको हम यूज़ करेंगे तो लिखेंगे इट इज़ कूल टुडे, देयर इज़ 4 men in गार्डन, इतना कुछ ऐसे। तो इट क्या है? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देयर क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बाकी ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये इतना प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे हम इट का यूज़ करते हैं तो ये सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ हो सकता है, देयर का यूज़ करते हैं तो ये भी सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ हो सकता है। इस तरह से बने हुए सेंटेंसेस को न्यूट्रल सेंटेंस बोल सकते हो या सब्जेक्ट बोल सकते हो। तो न्यूट्रल सब्जेक्ट या फिर इम्पर्सनल सब्जेक्ट भी बोलते हैं। और इनको बोलते हैं, देयर को जब यूज़ करते हैं तो इनको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाता है। और ये क्या होते हैं? अर्थहीन सब्जेक्ट होते हैं, इनमें कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि देयर इज़ अ 4 men इन गार्डन, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई सेंस नहीं बनना है, बस वहाँ पर 4 आदमी क्या हैं? 4 आदमी हैं। इट इज़ कूल टुडे, अब इसका कोई सेंस नहीं बनना है कि आज मौसम ख़राब है, अच्छा है। तो इसलिए क्या होगा कि ये न्यूट्रल या इम्पर्सनल सब्जेक्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलेंगे। तो लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं हम फिर से यूज़ ऑफ इट एज सब्जेक्ट is called impersonal
सब्जेक्ट्स। इसमें लिखेंगे यूज ऑफ देयर इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स। बोथ आर, इसी के आगे हम लिखेंगे, इट के लिए लिखेंगे तो इट का लिख देंगे, देयर के लिए लिखेंगे तो देयर लिख देंगे। मैं दोनों का लिख रहा हूँ तो इसलिए बोथ लिख रहा हूँ। बोथ आर सेंसलेस, इसमें सेंस नहीं होता है। तो आज हमारा ये कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट और इसके पार्ट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस कैसे जा रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।